Hello everyone, I am Leena Mahanta from Vidang Institute of Technology एंड आज हम ऑसिलेशंस का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, सो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? देखो, ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस हैज कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ओनली अंडर आइडियल कंडीशंस। ये क्या बोल रहा है कि एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो मेंटेन रहे, ये कब पॉसिबल है? ओनली आइडियल कंडीशंस में, मतलब थियोरी में। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? देखो, मान लो एक पेंडुलम है, अब इस पेंडुलम को हम खींच रहे हैं, खींच दिए यहाँ तक, फिर छोड़ दिए, तो ये क्या करेगा? मीन पोजीशन को क्रॉस करके सम यहाँ पे और एक एक्सट्रीम पोजीशन पे आके फिर रिटर्न हो जाएगा। इस तरह से मोशन करेगा, राइट? डन। बट ये कब होगा? जब ओनली आइडियल कंडीशन होगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, ये यहाँ पे अगर इधर से रिटर्न आएगा तो ये इतना पे आएगा, फिर धीरे इतना हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करते करते धीरे धीरे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। तो दिस इज द एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो जो उसी एम्पलीट्यूड से जो ऑसिलेट होता है ना, वो सिर्फ आइडियल कंडीशंस में होता है। ठीक है, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज नो डिसिपेटिंग और डैम्पिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी थ्रोन टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो सेम एम्पलीट्यूड से जो वाइब्रेशन है या ऑसिलेशन है, ये कब पॉसिबल है? जब आपका जो बॉडी के ऊपर के सिस्टम के ऊपर कोई भी डैम्पिंग फोर्स ना लग रहा हो। डैम्पिंग फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जो कि मोशन को अपोज करते हैं, वो नहीं चाहते कि ये ऑसिलेशन हो। अब वो क्या क्या फोर्सेस है वो आगे हम पढ़ेंगे। सो इन ऑल प्रैक्टिकल केसेस इट इज ऑब्जर्व दैट द वाइब्रेटिंग सिस्टम experiences a resisting force which causes the decay of amplitude। तो प्रैक्टिकल केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअली में जो ऑसिलेशन होता है वो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड डिके होते जाता है, मतलब कम होते जाता है ड्यू टू रेजिस्टिंग फोर्सेस जो कि उस बॉडी के ऑसिलेशन को रेजिस्ट करते हैं। तो मान लो इफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम is displaced slightly from its mean position it starts oscillating। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? मान लो अगर एक पेंडुलम है, उसके जो बॉब को हम स्लाइटली भी डिस्प्लेस करेंगे ना, तो वो ऑसिलेट होना स्टार्ट कर देता है। ऑसिलेट मतलब मीन ए ओ बी, ए तक डिस्प्लेस करके छोड़ दिए तो वो क्या करेगा? बी तक जाएगा, फिर ए तक आएगा, इसी को ऑसिलेशन बोलते हैं। तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, the oscillation continues with a natural frequency but the amplitude gradually dies away and finally comes to rest। तो धीरे धीरे क्या होता है कि पहले तो वो इसी एम्पलीट्यूड से मूव करता है, फिर धीरे धीरे उसकी एम्पलीट्यूड कम होती जाती है और धीरे धीरे करके वो इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर रेस्ट पे आ जाता है, राइट? द डीके इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज ड्यू टू द various resisting force opposing the motion of the body which diminishes the amplitude or damps the oscillation। तो ये decay of amplitude क्यों होता है? Because of the damping forces जो कि उस बॉडी के मोशन को अपोज करते हैं। ठीक है, अब क्या है देखो, such vibrations with decreasing amplitude are called damped oscillations। तो इस तरह का जो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिके होते होते पूरा ना के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्यों होता है देखो, पहले हम क्या करते हैं, ये ऑसिलेशन करने के लिए हम कुछ एक एनर्जी देते हैं, राइट? तो एनर्जी देंगे तो वो इस एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होता है। अब जो फोर्स उसको रेजिस्ट कर रहे हैं उसको बैलेंस करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड किए हैं वो कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पास एनर्जी ही नहीं बचता कि वो उसी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो सके। ठीक है, द एनर्जी गिवन टू द बॉडी इनिशियली टू बिगिन द ऑसिलेशंस इज यूज्ड अप इन डूइंग द वर्क अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्सेस। जो एनर्जी हमने ऑसिलेशन करने के लिए दिया था, अब वो डैम्पिंग फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए यूज कर दे रहा है।
thus the energy given to the system decreases with time। तो धीरे धीरे अब जब वो एनर्जी ही उस पर यूज हो जा रहा है, जो फोर्सेस को बैलेंस करने में यूज हो जा रहा है, तो अब क्या उसके पास एनर्जी ही नहीं बचता है विथ माने टाइम के विथ टाइम उसके पास एनर्जी ही नहीं बचता है कि वो ऑसिलेट हो सके। देन फाइनली द सिस्टम कम्स टू रेस्ट, जिसके वजह से जो सिस्टम है वो वापस रेस्ट पे आ जाता है। देखो यहाँ पे दिया गया है जो एम्पलीट्यूड है वो किस तरह से धीरे धीरे विथ टाइम रेस्ट पे आ जाता है। स्टार्टिंग में कितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड में रहता है, फिर धीरे धीरे 0 पे आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दिया है, हम सब ने देखा होगा लाइक स्विंग, जो पार्क में रहते हैं राइट, जो बच्चे खेलते रहते हैं, तो एक बच्चा स्विंग पे बैठा रहता है और दूसरा उसको ढकेलता है राइट। क्यों उसको ढकेलना क्यों पड़ता है, उसको एनर्जी देना क्यों पड़ता है? एक बार तो वो उसको एनर्जी दे देता तो वो स्विंग जैसे झूलना है वो झूलते रहता, बट ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर हम उसको एनर्जी वापस से नहीं देंगे तो वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाता है राइट। तो दिस इज द एक रियल लाइफ एग्जांपल है किसका, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन का। सो सेम चीज है, देखो इफ यू इमेजिन यू आर इन ए स्विंग, देखो यहाँ पे बच्चे झूल रहा है ना, बट अगर हम इसको कांस्टेंट एनर्जी से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उसकी हंसी बंद हो जाएगी, मतलब वो उसका झूला बंद रुक जाएगा और वो वापस नहीं झूल पाएगा। अनडैम्प्ड केस और नो फ्रिक्शन, कंटिन्यूस वो झूलते रहने के लिए वो केस को हम लोग क्या बोलते हैं, नो फ्रिक्शन या फिर अनडैम्प्ड केस, जो कि एक आइडियल केस होता है, मैंने ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है। यू स्विंग बैक एंड फोर्थ freely, you keep going to the same height forever in a ideal world with no air resistance। अब वो जो झूला है एक बार आप उसको एनर्जी दे दो तो वो सेम हाइट में झूलते रहेगा। ये कब होता है, आइडियल वर्ल्ड में होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ना के बराबर हो। सो दिस इज लाइक ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्योर ऑसिलेशन विथ नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ये किसकी तरह है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, जो कि जहाँ पे प्योर ऑसिलेशन होता है, जहाँ एनर्जी का लॉस भी वहाँ पे नहीं होता है। बट एक्चुअल केस जो रियल वर्ल्ड केस होता है वो क्या है, डैम्प्ड केस। सो डैम्प्ड केस में क्या होता है, विथ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। डैम्प्ड केस में आपका फ्रिक्शन रहता है और एयर रेजिस्टेंस भी रहता है। नाउ इमेजिन द एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन एट द हिंज स्लोली स्लोइंग यू डाउन। आप झूल रहे हो, अब एयर तो है ना चारों ओर, तो ये कंटिन्यूस एयर रेजिस्टेंस होता है। जो हिंजेस है यहाँ पे फ्रिक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ भी कनेक्टेड है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा राइट। ईच टाइम यू स्विंग फॉरवर्ड and backward you reach a slightly lower height than before। each time आप जब swing कर रहे हो तो आपका जो height है वो धीरे धीरे lower होते जाता है। eventually you stop at the lowest point, that is equilibrium position। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो equilibrium position पे रुक जाता है। this is the damped harmonic oscillator, energy is gradually lost to the friction and motion dies डाउन ओवर टाइम। ये क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है, जहाँ पे एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कैसे, जो काउंटर बैलेंस करने के लिए राइट। नेक्स्ट, तो ऐसे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव इक्वेशन क्या होगा, देखो इफ y इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द बॉडी ऑफ मास m। मान लो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मान लो दिस इज द मीन पोजीशन एंड y इज द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये जो है ना डिस्प्लेसमेंट, दैट इज y। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, इस पोजीशन को L। Done. Performing the damped harmonic oscillation, then the forces acting on the body are as follows। तो हम क्या देखेंगे कि अगर ये जो बॉडी है ये मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट में है तो उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस लगते हैं। सो
पहला फोर्स जो लगेगा दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स। सो रीस्टोरिंग फोर्स क्या चाहता है कि जो मोशन है वो होना, मतलब कि जो रेस्ट पे अगर बॉडी है तो नहीं, वो रेस्ट पे ही रहे, वापस उसको मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ताकि जो मोशन को अपोज कर सके। द टेंडेंसी ऑफ दिस फोर्स इज दैट इट ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स मीन पोजिशन। ये ऑलवेज क्या चाहेगा कि वो जो बॉडी है वो अपना मीन पोजिशन पे ही रहे, राइट, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? जो डिस्प्लेसमेंट y के। सो दिस मे बी रिटन एज f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस, और f ऑफ r इज प्रोपोर्शनल टू माइनस y, राइट। माइनस क्यों? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। जब हम लोग का मोशन हो रहा है, मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस डायरेक्शन में, O टू A जा रहा है, राइट। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो तो इसके अगेंस्ट जा रहा है ना, जो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सो इस डायरेक्शन में जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो चाहेगा कि ये जो पेंडुलम सिस्टम है ये मीन पोजीशन पे अपना आ जाए, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन आपका दिया गया है। ये क्या बता रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। सो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज k। सो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस k y। नेक्स्ट कौन सा फोर्स लगता है? डैम्पिंग फोर्स। इसका भी सेम ही काम है, ये बस क्या करता है ना, उसका स्पीड को कम कर देता है, मतलब जिस स्पीड से वो मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका जो डैम्पिंग फोर्स लगता है ताकि वो रिटार्ड हो जाए, ठीक है। इट इज ए रिटार्डिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। डन दिस, thus it may be written as f of d equals to proportional to minus dy by dt। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए f of d इज इक्वल टू माइनस बी डी वाई बाई डी टी हम लिखते हैं, ठीक है। और कौन सा फोर्स काम करता है? फोर्स ऑफ इनर्शिया। सबको पता है फोर्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया, अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो ऑलवेज चाहेगा कि वो मोशन में रहे, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो ऑलवेज चाहेगा कि वो रेस्ट पे रहे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईच बॉडी रेडी टू सेट इटसेल्फ फॉर ऑसिलेटरी मोशन हैज इनर्शिया। ये बोल रहा है कि जो भी बॉडी है वो ऑसिलेटरी मोशन के लिए अगर हम उसको सेट कर देंगे, मतलब एनर्जी दे देंगे, तो वो इनर्शिया उसके पास आ जाएगा। अब उस इनर्शिया की वजह से क्या होगा कि वो जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कंटिन्यूसली करना चाहेगा, ठीक है। सो ये जो ऑसिलेटरी फोर्स ऑफ इनर्शिया है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। एंड ये जो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं m। सो f1 इज इक्वल टू m डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो फोर्सेस हो गए जो कि मोशन को अपोज कर रहे हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स, एक डैम्पिंग फोर्स। दूसरा फोर्स ऑफ इनर्शिया हो गया जो कि चाहता है कि मोशन हो। तो अब क्या होगा, जब जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब ना ही मोशन होगा ना ही वो रेस्ट पे रहेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब ऐसे समझो जैसे टग ऑफ वार होता है, ठीक है। एक रोप के एक तरफ सपोज कुछ लोग होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं और वो खींचते हैं, जिस साइड का पावर ज़्यादा है तो रोप उस तरफ चले जाता है, वो साइड जीत जाते हैं। बट सपोज अब अगर वो रोप को एक तरफ से 4 जन खींच रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ से भी 4 जन खींच रहे हैं, तो क्या वो रोप हिलेगा? नहीं, क्योंकि मान लो कि सबका आपका जो स्ट्रेंथ है वो सेम है तो वो कहीं भी नहीं जाएगा। बट इट इज़ नॉट इन रेस्ट, फोर्स दोनों तरफ से अभी भी लग रहा है, बट वो एक ऐसे स्टेट में आ गया है कि ना वो इधर जा सकता है ना उधर, राइट। दैट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसा भी होता है कि सपोज एक बॉडी में, इसको समझो, इस तरफ से फोर्स लग रहा है, इस तरफ से अगर इस तरफ से कुछ ना फोर्स लगे, अगर इस बॉडी में इस तरफ से फोर्स लग रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो बॉडी है इस तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, राइट। अगर वापस सेम स्ट्रेंथ का फोर्स
अगर इस साइड से लगे तो क्या होगा, ये जो बॉक्स है ये इधर का इधर ही रह जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, बट जो फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। ऐसे को, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो पेंडुलम होता है, मान लो अगर वो इस पोजीशन में है तो इसका मतलब क्या, इट इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, इसलिए वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। सो एट इक्विलिब्रियम द फोर्स ऑफ इनर्शिया इज बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स। बैलेंस मतलब क्या, एक जो हमारा फोर्स ऑफ इनर्शिया है वो चाहता है मोशन हो, रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स चाहते हैं मोशन ना हो। तो इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, जो फोर्स ऑफ इनर्शिया है वो डैम्पिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की सम के बराबर हो जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन इज गिवन एज m d स्क्वायर y बाय डी टी स्क्वायर। ये आपका क्या था, फोर्स ऑफ इनर्शिया, माइनस के वाई, ये था आपका रिस्टोरिंग फोर्स, एंड माइनस बी डी वाई बाई डी टी, जो क्या था आपका रिटार्डिंग डैम्पिंग फोर्स, राइट। सो अभी m को इस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के इंटरचेंज कुछ करने के बाद ये बन जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी वाई बाई डी टी प्लस के बाय एम वाई इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे, b बाय एम को हम ले जाते हैं 2r, k बाय एम को ओमेगा स्क्वायर। सो putting b by m is equal to 2r and k by m is equal to omega square, we obtain d square y by dt square plus 2r dy by dt equals to omega square y equals to 0 plus omega square y equals to 0, and this is a linear homogeneous differential equation of second order। और ये यही होता है जो इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब ये क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू a नॉट e टू द पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होता है, दैट इज द फेज, ओके। एंड ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर। देन ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे और क्या हम कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं के बाय एम को ओमेगा नॉट से, दैट विल बी ओमेगा नॉट होल स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाय 2m का होल स्क्वायर एंड टोटल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओमेगा नॉट है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, के बाय एम रूट ओवर ऑफ के बाय एम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो आई होप डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।